हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल की संकल्प सीरीज के डे 10 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम डेली ही नए नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप भी हमारी सीरीज से और भी हमारे यूट्यूब पे डले हुए वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड कंजप्शन पोजिशन इन वर्ल्ड में पेस्टिसाइड के कंजप्शन की पोजीशन क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है? हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड। तो हमारा जो हम देखते हैं पेस्ट क्या होते हैं, तो पेस्ट क्या होते हैं? कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं वो पेस्ट होता है। चाहे वो इंसेक्ट हो सकते हैं, रोडेंट चूहे हो सकते हैं, या फिर कोई भी आवारा पशु वगैरह हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है। जो भी हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा वो सभी क्या होते हैं? पेस्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड, फिर फंजीसाइड और फिर हर्बिसाइड। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो वीड नुकसान करता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड। वीड से हमारे यहाँ टोटल जो लॉस होता है उसका 33% जो लॉस होता है वो वीड से हो जाता है। इंसेक्ट से हमारा टोटल 27% लॉस होता है, जिसमें 20% जो होता है वो अपनी जो खड़ी फसल है, जो अपनी खेत में लगी हुई फसल उसमें होता है, और 7% जो लॉस होता है हमारा वो स्टोरेज में होता है इंसेक्ट के द्वारा, और डिसीज के द्वारा टोटल लॉस होता है 26%। तो टोटल लॉस हमारे यहाँ वीड से हो रहा है, लेकिन हम हर्बिसाइड सबसे कम यूज़ करते हैं। हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड। हमारे यहाँ जो हम जितना भी खर्चा करते हैं अपने कंट्रोल पे, उसमें हम क्या करते हैं? वीडिसाइड पे सिर्फ हम 3 to 4% ही खर्चा करते हैं, और इंसेक्टिसाइड पे हम लगभग हमारा जो टोटल इंसेक्ट को कंट्रोल करने का जितना भी वीड इंसेक्ट डिसीज कंट्रोल करने का 70% जो लगभग खर्चा होता है वो हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने में ही यूज़ कर लेते हैं। और जो हमारी डिसीज है उसमें हम करते हैं 12 से 15% खर्चा, जबकि सबसे कम लॉस डिसीज से ही होता है 26%, और वीड सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन हम वीड में कितना करते हैं? 3 से 4% ही खर्चा करते हैं। वर्ल्ड में क्या होता है कि एवरेज 675 से 1350 ग्राम हर्बिसाइड पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है, और भारत में सिर्फ 40 ग्राम पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है क्या? हर्बिसाइड। और जापान में सबसे ज़्यादा 5000 ग्राम पर हेक्टेयर हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो जापान सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड का यूज़ करता है, और अपन क्या करते हैं? सबसे कम लगभग 40 ग्राम ही यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड अपन यूज़ भी करते हैं वो किस में करते हैं? प्लांटेशन क्रॉप में। जबकि जो नुकसान होता है वो अपनी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है इनमें ज़्यादा, इकोनॉमिकल जो क्रॉप है इनमें ज़्यादा होता है, लेकिन हम यूज़ करते हैं प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में भी सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है टी में। जो प्लांटेशन क्रॉप में उसमें हम जितना भी हर्बिसाइड यूज़ करते हैं 3/4 तो हम प्लांटेशन क्रॉप में ही यूज़ करें, जबकि हमें किसमें करना चाहिए? जो इकोनॉमिकल क्रॉप है उनमें यूज़ करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, जबकि करना क्या चाहिए? हर्बिसाइड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फिर फंजीसाइड और फिर हर्बिसाइड यूज किया। अगर इंडिया का पूछेंगे तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड। वर्ल्ड का हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर फाउंड इन। जो हमारी ओजोन लेयर है वो किस में पाई जाती है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो हमारी जो ट्रोपोस्फियर है वो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है। ये 8 से 18 किलोमीटर पर पाई जाती है अर्थ सरफेस से। 8 to 18 किलोमीटर पाई जाती है। इसमें हमारी जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे क्लाउड, रेन, मिस्ट, फॉग, ये सभी घटनाएं कहाँ पर होती है? अपनी ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर सबसे वार्मेस्ट लेयर होती है, 8 to 18 किलोमीटर to 15 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ओजोन लेयर जो हमारी वो स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या करती है? तो ओजोन लेयर जो हमारी यूवी रेस है उसको एब्जॉर्ब करती है। मोस्ट ऑफ तो जो अपना ओजोन लेयर पाई जाती है वो 25 किलोमीटर तक पाई जाती है अर्थ सरफेस तक। मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर की लेयर होती है, इसकी हाइट होती है 50 to 80 किलोमीटर, और थर्मोस्फीयर की हाइट होती है 80 to 1600 किलोमीटर, 80 से 1600 किलोमीटर। ये लॉन्ग डिस्टेंस जो रेडियो अपना कनेक्शन है वगैरह है वो सब किस में कंट्रोल होते हैं? अपने थर्मोस्फीयर में। तो इसकी 4 लेयर अपनी कौन सी? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। और हमारी जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर पॉपिंग इन ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट है मूंगफली, उसमें पॉपिंग का रीजन क्या है? तो पॉपिंग क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। तो पॉपिंग क्या होती है? हमारी जो ग्राउंडनट है उसमें क्या हो जाता है? एक डिसऑर्डर है ये ग्राउंडनट का। इसमें क्या होता है? हमारे जो पोड है वो खाली रह जाते हैं। ये किस वजह से होता है?
एक्सेस ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। तो हमारा जो पॉपिंग है वो कैल्शियम की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो हमारी जो पोर्ट है वो क्या रहेगी? खाली रह जाएगी और उसमें हमारा जो ग्रेन है, दाना है, वो नहीं बन पाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा जिंक है उसकी कमी से व्हाइट बर्ड हो जाएगा मेज में, लिटिल लीफ हो जाएगा, अपने किस लिटिल लीफ हो जाता है क्रॉप में, खेरा डिसीज राइस की जो वो भी जिंक की कमी से होती है, मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पाइक डिसीज हो जाती है ओट में, जो ओट की जो अपनी जई है उसकी ग्रे स्पाइक डिसीज किससे होती है? मैग्नीज की कमी से। और मूंगफली में जो पॉपिंग होती है सेम की कमी से होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनिश्ड जेम शुड नॉट बी मोर देन % इनवर्ट शुगर। जो हमारा जेम है उसमें इससे ज़्यादा इनवर्ट शुगर नहीं होना चाहिए। 40%, 20%, 55%, 67%। तो सबसे पहले हम जेम की बात करते हैं तो जो हमारा बेस जेम है वो हमारा एप्पल के द्वारा बनाया जाता है और इसमें जो अपना TSS रहता है वो कितना था? 67%। और जो फ्रूट जूस रहता है वो कितना? 45%। और इनवर्ट शुगर जो है वो अपनी 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40% से ज़्यादा इनवर्ट शुगर जेम में नहीं होना चाहिए। और TSS कितना होना चाहिए? 67%। फ्रूट जूस 45% और बेस जेम जो बनता है वो एप्पल सेब का बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम्बी फ्रूट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम। जो मौसम्बी फ्रूट है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? लंदन, मोजाम्बियू, USA और पेरू। तो अगर हम नाम से ही देखें तो मौसम्बी से मिलता जुला नाम हमें यहाँ दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मोजाम्बियू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके लिए हम देखते हैं कि वर्ल्ड में तो जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो मोजाम्बियू से, लेकिन इंडिया में ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? तो इंडिया में जो मौसम्बी फ्रूट इंट्रोड्यूस हुआ है ये चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ और चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडिया में आसाम में। आसाम में सबसे पहले मौसम्बी इंट्रोड्यूस हुआ था। और सबसे ज़्यादा हम देखें कि मौसम्बी का प्रोडक्शन कहाँ होता है तो मौसम्बी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि लंदन में हमारा क्या है तो कुछ मेन क्रॉप हम देखते हैं। लंदन से इंट्रोड्यूस हुई है फूल गोभी, USA से अपनी इंट्रोड्यूस हुई है किन्नो और पेरू से इंट्रोड्यूस हुई है अपनी टोमेटो एंड पोटैटो। जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। मौसम्बी का वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई मोजाम्बिक से और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है चाइना से और चाइना से इंट्रोड्यूस सबसे पहले हुई थी ये आसाम में और सबसे ज़्यादा मौसम्बी कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड टेम्परेचर विदाउट कॉन्टेक्ट द ऑब्जेक्ट। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड तो करता है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो वस्तु है, जो भी सामान वगैरह जो भी चीज़ है उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, बिना कॉन्टेक्ट में करता है। थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, बेरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो हमारा जो थर्मोमीटर ये भी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है लेकिन ये किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में आकर करता है, मतलब इसको कांटेक्ट कराया जाता है तब जाके ये रिकॉर्ड करता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है ये भी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है और ये विदाउट कांटेक्ट करता है, बिना कांटेक्ट के भी दूर से भी ये क्या कर सकता है? टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकता है। हमारा जो हाइग्रोमीटर है ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं और बेरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है ये बिना कॉन्टेक्ट के टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो रूट स्टॉक्स आर नॉट पॉली एम्ब्रियोनिक। मैंगो में दो तरह के रूट स्टॉक पाए जाते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक और मोनो एम्ब्रियोनिक। तो इनमें से कौन सा रूट स्टॉक है जो पॉली एम्ब्रियोनिक नहीं है, मतलब वो मोनो एम्ब्रियोनिक है? ओलूर, नीलेश्वर, मुवंदन और फ्लोरिजन। तो हमारे जो तीनों ऊपर के हैं तीनों पॉली एम्ब्रियोनिक है। हमारा जो फ्लोरिगन है ये क्या होता है? ये मोनो एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं कौन से मोनो एम्ब्रियोनिक है, पॉली एम्ब्रियोनिक कौन कौन से रूट स्टॉक है। तो पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक की बात करें हम मैंगो के चंद्रकरण, बप्पाकई, बेलारी, ओलूर, गोवा, कासरगोड, सालेमन, फातून, कुरकन, नीलेश्वर डॉर्फ, अम्बालवी, माइलेपेलियम, मुवंदन, नेकारे, मालगांव, पीच। ये सभी क्या है? मैंगो के पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक है। और मोनो एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक की बात करें हम मैंगो के तो रुमानी, दशेरी और फ्लोरिगन। ये क्या है? हमारे मोनो एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक है मैंगो के। जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्लोरिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है when pollen from an anther fall on the stigma of another flower of same plant this condition is known। क्या होता है कि जब जब हमारे जो फ्लावर है वो सेम प्लांट के अनादर फ्लावर पे जाकर गिरते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर दो अलग अलग है, मतलब एक फ्लावर का एक पोलन है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? गाइटेनोगेमी, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी या फिर जीनोगेमी।
तो अगर हमारा जो एक प्लांट है और उसके प्लांट के 2 फ्लावर है और अलग अलग फ्लावर पे जाकर उनका पोलिनेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है गिटेनोगेमी या जिटेनोगेमी। मतलब प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट है अपना ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है कि सेम फ्लावर ही रहता है, मतलब एक ही प्लांट का, उसी प्लांट का पोलन और उसी प्लांट का स्टिग्मा के अंदर ही अगर पोलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। जो हमारा गाइटेनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों ही सेल्फ पोलिनेशन के टाइप है, मतलब इनमें भले ही वो जो जिटेनोगेमी है उसमें फ्लावर अलग अलग है लेकिन एक ही प्लांट के फ्लावर है, तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन के ही अंदर आता है। नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है कि जो फ्लावर रहता है वो हमेशा क्लोज ही रहता है, वो कभी भी ओपन नहीं होता है, तो वो ये भी सेल्फ पोलिनेशन की एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन रहेगी तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। और जीनोगेमी क्या होता है कि अलग अलग प्लांट के फ्लावर का पोलन दूसरे, मतलब एक प्लांट पे फ्लावर है, उसका पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाकर स्टिग्मा से मिलता है और उसमें पोलिनेशन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जीनोगेमी या फिर ओलोगेमी। आलोगेमी और जीनोगेमी कंडीशन किसकी है, क्रॉस पोलिनेशन की। इसमें प्लांट भी दूसरा रहेगा और फ्लावर भी दूसरा रहेगा, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, जीनोगेमी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए जिटेनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मेड फ्रूट इज। इनमें से मेन मेड मानव निर्मित फल कौन सा है, किन्नो, स्ट्रॉबेरी, एटेमोया या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारी जो किन्नो है ये भी मैन मेड है, स्ट्रॉबेरी भी मैन मेड है और एटोमोया जो है ये भी मैन मेड है, मतलब ऑल ऑफ दिस जो है ये मैन मेड फ्रूट है। हमारी जो किन्नो है, किन्नो को डेवलप किया गया था किंग गुणित विल्लो लीफ से मिलाकर। इसको डेवलप किया था एच.बी. फ्रॉस्ट ने 1915 में। 1915 में इसको डेवलप किया गया था और इसको रिलीज किया था 1935 में। और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई 1959 में। और इंडिया में कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी पंजाब में। और इसको डेवलप किसने किया था, एच.बी. फ्रॉस्ट ने। जो हमारी स्ट्रॉबेरी है ये फ्रेगरिया चिल्लोनेंसिस इंटू फ्रेगरिया वर्जिनियाना, इन दोनों के क्रॉस से बनाई गई, ये एक्सीडेंटल बनी थी। और जो हमारी एटेमोया से पीजे वेबस्टर ने बनाई थी 1907 में। तो एटोमोया जो है कि हमारा एनोना स्क्यूमोसा और एनोना चेरी मोला जो है इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया था पीजे वेबस्टर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मानसून इज आल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मानसून और विंटर मानसून। इनमें से कौन सा मानसून जिसे रिट्रीटिंग मानसून या फिर विंटर मानसून के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, मावठा या फिर बोथ ए एंड बी। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये कब आता है, 15 अक्टूबर को ऑनसेट होता है और ये कब तक रहता है, मिड दिसंबर तक। 15 अक्टूबर तो मिड दिसंबर का जो हमारा मानसून रहता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये क्या होता है कि ये क्या होता है, क्लाइमेटेड मानसून है। ये सबसे हमारी जो बारिश होती है ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश करता है। तमिलनाडु की जो 60-70% बारिश कवर होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा ही होती है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश में भी बारिश करता है। इसको रिट्रीटिंग मानसून और विंटर मानसून भी कहा जाता है। इसका कंट्रीब्यूशन हम देखें, टोटल रेनफॉल जो हमारी होती है उसमें 15% जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का, इसे ही रिट्रीटिंग मानसून और विंटर मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है 1 जून से स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले केरला से स्टार्ट होता है और ये 15 जुलाई तक पूरी इंडिया को कवर कर लेता है। पूरी इंडिया में 15 जुलाई तक ये पहुंच जाता है। और जो इसका विड्रॉल स्टार्ट होता है, मतलब ये जब वापस समेटना स्टार्ट होता है तो ये वेस्टर्न राजस्थान से स्टार्ट होता है और 1 सितंबर से वेस्टर्न राजस्थान से इसका विड्रॉल स्टार्ट होता है और 15 अक्टूबर तक पूरे इंडिया में जो अपना साउथ वेस्ट मानसून है उसका विड्रॉल हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा ग्रांड पीरियड है रेनफॉल का। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। लगभग हमारी जो टोटल बारिश है उसमें 75% से भी ज़्यादा जो रेनफॉल का कंट्रीब्यूशन है वो साउथ वेस्ट मानसून का ही है और 15% किसका है, अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून का। तमिलनाडु में इससे 20 से 40% मानसून बारिश होती है और बाकी जो बारिश कवर करता है 60-70% वो हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा कवर होती है। मावठा क्या है, तो मावठा दिसंबर से मार्च के बीच में होने वाली जो बारिश रहती है, ये हमारे जब गेहूं लगे होते हैं तब ये बारिश होती है। ये ज़्यादातर तो ये नुकसान ही करती है, लेकिन अगर टाइमली बारिश हो जाएगी तो ये क्रॉप को फायदा भी पहुंचा देती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कॉल्ड द टेबल शुगर। इनमें से किसे टेबल शुगर कहा जाता है, लेक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो हमारी जो शुगर है 3 टाइप की होती है, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आती है अपनी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सभी क्या है, मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में आती है सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज और पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज, स्टार्च। तो हम देखते हैं कि टेबल शुगर कहा जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है अपनी सुक्रोज को। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और इसी को
टेबल शुगर कहा जाता है। सुक्रोज जो मिली होती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है और ये नेचुरली हमें कहाँ से मिलती है, तो फ्रूट से, वेजिटेबल से, नट से, इन सभी से हमें सुक्रोज प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड, सुक्रोज को ही टेबल शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। इनमें से किसे फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया कहा जाता है, जेपी लिगेंस, डॉक्टर सीमन ए नेप, डॉक्टर के एन सिंह, डॉक्टर बेरलो। तो हमारे जो जेपी लिगेंस है इन्हें फादर ऑफ एक्सटेंशन इन वर्ल्ड कहा जाता है और जो डॉक्टर के एन सिंह है इनको फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर के एन सिंह। जो डॉक्टर सीमन एन नेप है इनको फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। इन्होंने 1885 में डेमोन्स्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया था। और जो डॉक्टर बेरलो है इन्होंने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था। इनका मॉडल क्या था, SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। डॉक्टर बेरलो का कम्युनिकेशन का मॉडल है SMCR। और जो हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया है डॉक्टर के एन सिंह, और फादर ऑफ एक्सटेंशन इन वर्ल्ड अगर पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर रहेगा जेपी लिगेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट आयरिश फेमाइन 1845 टू 1846 वाज ड्यू टू। जो ग्रेट आयरलैंड का जो फेमाइन आया था, अकाल आया था, आयरलैंड का जो अकाल हुआ था वो किसकी वजह से, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो हमारा जो आयरलैंड का अकाल आया था, ये आयरलैंड का अकाल हुआ था पोटैटो की डिसीज की, और पोटैटो की डिसीज थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आयरिश फेमान जो है 1845 में आया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से, और इसको फैलाया किसने, फाइटोप्टेरा इन्पेस्टेंस की वजह से होती है। जब ये अकाल हुआ था तब 20 लाख से भी ज़्यादा जो लोग थे, 20 लाख से ज़्यादा पीपल क्या हुए थे कि स्टारवेशन, भूख की वजह से डाई हो गए थे। मतलब भूख की वजह से वहाँ पे इतनी भूखमरी हो गई थी कि 20 लाख से भी ज़्यादा पीपल जो लोग थे उनकी डेथ हो चुकी थी। अर्ली ब्लाइट जो हमारी होती है ये भी पोटैटो की डिसीज है, अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा होती है। और जो हमारा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है इसकी वजह से भी एक अकाल आया था, बंगाल फेमाइन जो आया था 1943 में, वो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से आया था। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो हमारा होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से होता है। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जो है ये जेंथोमनास ओराइजी की वजह से होती है। और जो आयरलैंड का फेमन आया था वो किसकी वजह से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और जो बंगाल का फेमन आया था वो आया था ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारादरी इज मेन फ्यूचर ऑफ विच गार्डन। जो बारादरी है वो कौन से गार्डन का मेन फ्यूचर है, इंग्लिश गार्डन, मुगल गार्डन, हिंदू गार्डन, जैपनीज गार्डन। तो बारादरी जो है मुगल गार्डन का टाइप है। मुगल गार्डन की हम बात करें तो मुगल गार्डन एक फॉर्मल गार्डन है। इसमें इसकी हम अगर क्वालिटी की बात करें, इसकी विशेषता की बात करें, इसमें टेरेसेस पाए जाते हैं, रनिंग वाटर पाए जाते हैं। रनिंग वाटर होता है वो लाइफ ऑफ जो रनिंग वाटर पाया जाता है, बारादरी पाई जाती है, हाई प्रोटेक्टिंग वाल होती है, यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग्स पाई जाती है। इंग्लिश गार्डन की बात करें तो हर्बेसियस बॉर्डर होती है, कॉटेज गार्डन, लॉन, रोकरी। इंग्लिश गार्डन हमारे कौन कौन से, जो राष्ट्रपति गार्डन है, टी गार्डन है, सब क्या है इंग्लिश गार्डन के एग्जाम्पल हैं। जैपनीज गार्डन में हम देखें तो गार्डन लेंटर्स पाए जाते हैं, ड्राईलैंड स्केप, वेल्स गार्डन, पगोडा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, बुद्धा जयंती पार्क, न्यू दिल्ली, किसका एग्जाम्पल है, जैपनीज गार्डन का। तो हमारा जो बारादरी है वो किसकी विशेषता होती है, मुगल गार्डन की। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। WMO क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1875, 1950, 1900, 1929। तो हमारा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये 23 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। और 23 मार्च को ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। प्रत्येक साल क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को। हमारा जो WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1875 में हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। 1929 में हम देखें तो हमारा ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की इस्टेब्लिश किया गया था नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1950, ऑप्शन सेकेंड। 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, जिनेवा, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रीड ऑफ सीप इज फेमस फॉर कारपेट वुल प्रोडक्शन। सीप की कौन सी ब्रीड है जो कारपेट वुल प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, नेलोरी, मांड्या, चोकला, हसन। तो हमारी जो चोकला ब्रीड है इसका जो वुल होता है वो कारपेट वुल होता है। कारपेट वुल के लिए फेमस कौन सी हमारी, चोकला नस्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो हमारी नेलोरी और मंडिया है ये हमारी मीट के लिए बहुत अच्छी होती है, मीट पर्पज से इनको पाला जाता है, मीट के लिए दोनों ही अच्छी होती है, नेलोरी और मंडिया।
और चोखला जो होती है कारपेट वूल प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सीप है, उसी के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लाउड नोन एज रेनी क्लाउड। इनमें से कौन सा क्लाउड है जिसे रेनी क्लाउड बरसाती क्लाउड के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो हमारे क्लाउड है इनको 10 टाइप में डिवाइड किया, 10 प्रकार के क्लाउड होते हैं ऐसा उन्होंने बताया था। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा क्लाउड है जो बारिश करता है। अल्टो क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, सीरो स्टेटस, अल्टो स्टेटस। तो जितने भी हमारे बारिश है जिनमें पीछे निम्बस आता है वो सभी क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो इसमें हमारा एक ही है क्यूमुलोनिम्बस जो हमारा बारिश करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। निम्बस वाले जितने भी ये रेन बेयरिंग क्लाउड होते हैं केवल यही बारिश करते हैं। ऐसे दो क्लाउड होते हैं हमारे, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्टेटस। जो निम्बो स्टेटस होते हैं गहरे काले रंग के होते हैं और ये मानसून में जो बारिश होती है वो निम्बो स्टेटस की वजह से ही होती है। और क्यूमुलोनिम्बस क्या होते हैं, सबसे विशाल होते हैं। हमारे जो क्लाउड हैं इनको 3 लेयर में बांटा गया है, हाई क्लाउड, मिड क्लाउड और लो क्लाउड। हाई क्लाउड जो होते हैं कभी भी बारिश नहीं करते हैं, और जो हमारे क्यूमुलोनिम्बस है ये सबसे विशाल क्लाउड है और ये तीनों लेयर में पाया जाता है। ये कब दिखाई देता है, तो मार्च से अप्रैल के टाइम पे और दिसंबर से जनवरी के टाइम पे ये हमें दिखाई देता है। और ये जो बादल है इसे ओले गिराने वाला बादल भी कहा जाता है। ये बादल क्या करता है, ओले गिराता है। तो जितने भी हमारे निम्बस वाले क्लाउड है वो बारिश करेंगे, और जो हमारा मानसून में बारिश करता है वो हमारे निम्बो स्टेटस, और जो हमारा दिसंबर जनवरी के टाइम पे और मार्च अप्रैल के टाइम पे बारिश करता है जो ओले गिराता है वो है क्यूमुलो निम्बस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेएबल बाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेनिफिशियरीज फॉर रबी क्रॉप % ऑफ SI और एक्चुअल रेट। हम देखते हैं कि जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें जो रबी क्रॉप के लिए प्रीमियम रेट है वो कितनी पेएबल है, 1.5%, 2%, 5%, 0.5%, 3%। तो रबी क्रॉप के लिए जो प्रीमियम रेट है वो कितनी रहेगा पेएबल, 1.5%। अब देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी। ये लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016। इसका स्लोगन था 1 सीजन 1 रेट। प्रीमियम की हम बात करें तो खरीफ का 2%, रबी 1.5% और कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप 5% रहता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हम देखते हैं कि इसमें कितना कवर होता है, तो 14 डेज आफ्टर हार्वेस्टिंग जो लॉस रहता है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इस योजना के अंदर कवर रहता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉपिंग द सीड इन फरो लाइन्स इन ए कंटिन्यूस स्ट्रीम एंड कवरिंग देम विद सॉइल इज नोन अस। एक फरो लाइन से कंटिन्यू स्ट्रीम के साथ सीड को ड्रॉप करना और उसको कवर करना, ये किस विधि के अंदर जाना जाता है, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, FIRB। तो हम देखते हैं कि हमारी जो ड्रिलिंग मेथड है यही, इसमें क्या करते हैं हम एक लाइन से बोते हैं कंटिन्यूस, उसमें जो ड्रिलिंग मेथड है इसमें सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। आप सीड कम फर्टी ड्रिल का यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है। इसमें सीड को एक कंटिन्यूस डिस्टेंस पर डाला जाता है और उसको कवर भी किया जाता है। डिबलिंग क्या है, डिबलिंग में एक इक्विपमेंट होता है डिबलर, उसके द्वारा इसमें सीड को डाला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अदर मेथड है उनकी तुलना में सीड की रिक्वायरमेंट कम होती है। और जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि हाथ से ही छिड़काव कर दिया जाता है, इसमें कोई भी प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होती और फल जो हमारा बीज है वो भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है अदर क्रॉप की तुलना में। मतलब बीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किसमें होती है, ब्रॉडकास्टिंग में। इस ब्रॉडकास्टिंग में रहता है कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस बराबर मेंटेन नहीं होती इसमें, और इसमें बीज की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। FIRB क्या है, फरो इरिगेशन रेस्ड बेड मेथड। ये मेथड भी अभी मॉडर्न मेथड है, ये भी बहुत यूज होती है। और एक और होती है हमारी बिहाइंड द प्लाउ मेथड, केरा मेथड और पोरा मेथड। केरा मेथड क्या होती है, इसमें जो सीड को ड्रॉप किया जाता है वह हैंड के द्वारा फरो में किया जाता है। कंट्री प्लाउ जो होता है उसमें जो फरो लगी होती है उसमें सीड को डाला जाता है। और जो हमारा पोरा मेथड होता है इसमें सीड ड्रॉप होता है फरो में फनल के द्वारा या नाई के द्वारा। तो जो हमारी बिहाइंड द प्लाउ मेथड है वो कौन सी है, केरा मेथड और पोरा मेथड। और जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि कौन सी सीड मेथड है जिसमें सीड को कंटिन्यूसली डाला जाता है और कवर किया जाता है, तो वो हमारी ड्रिलिंग मेथड। इसमें हम सीड कम फर्टी ड्रिल का यूज करते हैं और ये बेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल स्ट्रैंड्स इन DNA हेलिक्स इज कनेक्टेड बाय विच बॉन्ड। जो पैरेलल और नॉन पैरेलल स्ट्रैंड है DNA हेलिक्स के, वो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, कौन से बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हमारे जो DNA हेलिक्स में पैरेलल और नॉन पैरेलल स्ट्रैंड कवर होते हैं वो होते हैं हमारे फास्फेट बॉन्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, फास्फेट बॉन्ड।
Thank you for watching. Like and subscribe.